हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और आज मैं वापस से आ गया आप लोगों के सामने एक और नई कहानी लेके। इसका टाइटल है द फैमिली सीक्रेट। ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की एक राइटर ने, जो कि एक्चुअली स्टोरीज लिखते हैं। तो ये एक स्टोरी है जो कि रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। और ये स्टोरी शेयर की हमारे साथ विक्रम मान ने। तो स्टोरी क्रेडिट जाता है विक्रम मान को, जो कि खुद एक राइटर हैं जो रेडिट पे लिखते हैं। इनकी अमेजोन के ऊपर बुक्स भी हैं और इन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरी बुक को प्रमोट करें। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डिटेल्स भी दूंगा। आप चाहें तो विक्रम मान को रेडिट के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, उनकी रेडिट आईडी है। और आप चाहें, अगर आपको स्टोरी इंटरेस्टिंग लगती है तो आप इनकी और स्टोरीज, इनका और वर्क पढ़ने के लिए इनको रेडिट पे फॉलो कर सकते हैं, अमेजोन पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए, अगर आपके पास कोई रियल इंसिडेंट है या इस तरह की इंटरेस्टिंग कहानी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं princeofchemistry22@gmail.com पर। और आप मेरे साथ मेरे इंस्टा हैंडल पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, princeMNIT1987। और वहां पर भी आप अपने एक्सपीरियंसेस, स्टोरीज, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको लगता है कि वर्थ शेयरिंग है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं उसे ज़रूर 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 नरेट करूंगा। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की जो स्टोरी है ये मैं आपके सामने पार्ट्स के अंदर लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी कहानी है। कहानी इंडिया से नहीं है, इंडिया से बाहर के, मतलब भाई लोग, इंपोर्टेड स्टोरी तो मज़ा आने वाला है आप लोगों को सुनने के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आप लोगों को इसमें ज़रूर 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 मज़ा आएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस स्टोरी को बहुत अच्छे से नरेट करूँ। तो आप लोगों का साथ, आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए होगा। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, तो कि ऐसी और स्टोरीज, बहुत सारी टाइप ऑफ स्टोरीज मैं आपको सुनाने वाला हूं आने वाले टाइम के अंदर। तो कनेक्टेड रहें मेरे साथ और बढ़ते हैं आगे। आज की स्टोरी हम स्टार्ट करें। जैसे कि आपको नाम से तो लग रहा है फैमिली सीक्रेट। इस स्टोरी के कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनसे आपको सबसे पहले मिलना होगा, और उसमें से सबसे पहला कैरेक्टर है वो है ये ब्यूटीफुल सियारा। जी हाँ, ये एक लड़की है जिसका 13th बर्थडे अभी आने वाला है। इसी के साथ साथ इस का सेकंड जो कैरेक्टर है वो है सियारा के डैड, जो कि सियारा से बहुत प्यार करते हैं और एक जो ट्रेजेडी इनकी लाइफ में हुई है उससे दोनों गुजर रहे हैं, धीरे धीरे उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शायद इस ट्रेजेडी से जो लिंक्ड चीज़ें हैं उनसे निकल पाना इनके लिए बहुत आसान नहीं है। और उसी उसी चीज़ के अंदर हेल्प करने आते हैं इनके अंकल, सियारा के अंकल, जो कि अंकल बार्नी है। और जैसा उनके फेस से दिख रहा है, ये हाउ आई मेट योर मदर वाला बार्नी नहीं है, ये अंकल बार्नी है, जो कि बिल्कुल सॉलिड आदमी है। कैरेक्टर से आपको दिख रहा है। तो ये तीन मेन कैरेक्टर्स हैं और एक और चौथा कैरेक्टर है जिससे आप लोग स्टोरी के एंड में मिलने वाले हैं। सो द स्टोरी स्टार्ट्स सियारा की मदर की डेथ कुछ टाइम पहले ही एक कार एक्सीडेंट के अंदर हो गई थी, जहाँ पे उनकी मदर की जो कार थी वो एक ट्रक से टकरा गई थी और ट्रक के जो क्रोम हैंडल्स या क्रोम बार्स होती हैं उनसे टकरा कर उनकी डेथ हो गई थी। इस कार एक्सीडेंट के अंदर सियारा के फादर अनस्क्रैच्ड बाहर आ गए थे, कुछ भी नहीं हुआ, उनको एक सिंगल स्क्रैच तक नहीं आया। और वहीं उसकी मदर की डेथ हो गई थी। तो वो अपनी मदर को लूज़ कर चुकी थी। और जब से उसकी मदर की डेथ हुई है तब से उसके फादर एक आइसोलेटेड से स्टेट के अंदर चले गए थे। वो अपने ही कुकून के अंदर इंक्लूज हो चुके थे। वो बहुत कम सियारा से बात करते थे, वो अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे, हिसाब लगाते रहते, पता नहीं क्या। शायद वो उन दिनों को सोचते रहते थे जब उनकी मदर उनके साथ थी। बुरी तरह से वो टूट चुके थे और उनको ये टूटना सियारा ने तब देखा था जब उनकी मदर को दफनाया जा रहा था। तो वो जो उनका कॉफिन था, उस कॉफिन के ऊपर वो तब तक उन्होंने कॉफिन नहीं छोड़ा जब तक लोगों ने उनको हटाया नहीं, और उनकी उंगलियों से उस कॉफिन के ऊपर स्क्रैच हो गए तब तक जब तक उनकी उंगली से खून नहीं आ गए। तो ऐसा मंजर भी सियारा ने देखा हुआ था। सियारा के डैड जो थे, उसके जो फादर थे, वो उसकी मदर से बहुत प्यार करते थे। और शायद इसी वजह से वो इस चीज़ को अभी तक भी इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाए थे कि उस कार एक्सीडेंट से वो अनस्क्रैच्ड बाहर आ गए और उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी। अब टाइम थोड़ा बीत चुका था और अब सियारा का 13th बर्थडे आने वाला था। कभी कभी वो सियारा से, मतलब होता ना सुपरफिशियली मिलना, सियारा जब उनसे बात करती थी तो उसके बाद का रिप्लाई कर देते थे। आगे आकर वो कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं करते थे। सिर्फ वो अपने रूम से, उनका एक स्टडी रूम था, उसी रूम के अंदर बैठे रहते थे और पता नहीं क्या कैलकुलेशन किया करते थे। सिर्फ खाना खाने के लिए बाहर आते थे और वापस से अपने उस शेल के अंदर वापस जाके वो क्लोज हो जाते थे। जैसे जैसे सियारा का 13th बर्थडे पास आता जा रहा था,
वैसे वैसे उनकी बेचैनी जो थी, उनकी जो चिंताएं थी वो और ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। मतलब वो हर टाइम टेंस से परेशान से रहते थे और सियारा से कभी भी खुल के बात नहीं कर पाते थे। इन सब का रीज़न सियारा सिर्फ ये समझती थी कि उसकी मदर की डेथ है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इन सब का रीज़न सिर्फ उसकी मदर की डेथ नहीं है। उसके सामने एक ऐसी चीज़ खुलने वाली थी जो उसकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती थी या बदलने वाली थी। सियारा इस बात से अनजान थी, लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी घटना उसके सामने खुलने वाली थी जो उसकी लाइफ को एकदम से चेंज कर देगी। तो था क्या, जब सियारा का 13th बर्थडे आने वाला था तो एक दिन उसके फादर उसके पास आए और बोलते हैं कि सियारा, चलो हम लोग अपने पुराने फैमिली कैबिन पे चलते हैं। तो उनका एक पुराना फैमिली कैबिन था जो कि जंगल के अंदर था, लेक साइड था, लेक के बिल्कुल पास में था। तो उसने बोला कि चलो इन सबसे बाहर निकलते हैं, वी नीड अ ब्रेक, ठीक है, और हम सब कुछ पीछे छोड़ के चलते हैं और वापस से एक नई शुरुआत करते हैं। तो सियारा को ये बात बहुत अच्छी लगी कि उसके डैड ने पहली बार आकर उससे बोला कि अब हम सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हैं, जो हो गया वो हो गया, उसे वो बदल नहीं सकते हैं। और उसे लगा कि उस फैमिली कैबिन में जाके उसके फादर वापस से रिलैक्सड होंगे, तो इस चीज़ के लिए वो तैयार हो गए। उसमें लगा कि ठीक है डैड, हम बिल्कुल चलेंगे, और उन्होंने फैमिली कैबिन पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। जिस दिन उन्होंने फैमिली कैबिन की तरफ जाने का प्लान किया, वो दिन एक कोल्ड एंड डार्क डार्क डे था। मतलब बेसिकली उस दिन बादल बहुत हो रहे थे और बहुत तेज़ बारिश होने के आसार दिख रहे थे। और उसी दिन उन्होंने डिसाइड किया, मतलब बेसिकली डिसाइड तो उन्होंने पहले ही कर लिया था, पर वो दिन ऐसा था कि स्टॉर्मी डे था और वो जंगल के थ्रू ड्राइव कर रहे थे। जंगल का एक छोटा सा रास्ता था जिसके थ्रू उनके कैबिन तक पहुंचा जा सकता था। कोई सड़क नहीं थी, बिल्कुल बिल्कुल जो आपकी डस्ट वाला जो रोड होता है, बिल्कुल वैसा रोड था। और वो उस पर अपनी कार को ड्राइव कर रहे थे। सियरा देख रही थी कि जैसे जैसे कैबिन पास आता था, कैबिन पहुंचने की जगह यानी कैबिन का जो जो उनकी बेसिक लोकेशन थी वो पास आती जा रही थी, उसके डैड के चेहरे पे से चिंता की जो लकीर थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। वो धीरे धीरे उनका मूड चेंज हो रहा था और सियरा इस चीज़ को देखकर बहुत खुश थी कि चलो फाइनली डैड के चेहरे पर उसको खुशी दिखाई दे रही है। जैसे से वो कैबिन की तरफ पहुंच रहे हैं, डैड को अच्छा फील हो रहा है। तो जैसे ही जंगल से मतलब जस्ट निकल के घूम के एक रास्ता होता, उससे जैसे उनको कैबिन दिखा, उनके चेहरे पे एक अलग सी स्माइल आई और इसको देख के सियारा को बहुत अच्छा लगा। सीधा उन्होंने कैबिन के पास गाड़ी रोकी और कैबिन जैसे वो बाहर निकले तो बाहर जो थे उसके अंकल, जो कि अंकल बार्नी थे, वो पहले से ही खड़े हुए थे। और जैसे अंकल बार्नी को मिले उसके बाद बोला हेलो डियर ब्रदर, है ना, हाय हेलो, उनका हाय हेलो हुआ। अब सियारा जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठी थी, सियारा ऑब्जर्व कर रही थी, सियारा देख रही थी कि वो जो फैमिली कैबिन इनका था, उस फैमिली कैबिन को उसने ऑब्जर्व किया। तो जो कैबिन था, पहले मैं आपको लोकेशन समझाता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ, फिर हम लोग स्टोरी के अंदर और चलेंगे। तो ये बेसिकली एक फैमिली कैबिन था, हट टाइप आप इसे बोल सकते हो, जो कि बेसिकली 2 स्टोरी कैबिन था, लकड़ी का बना हुआ, लाइक दिस, ठीक है ना। बाकी तो आप समझते ही, 3D डायग्राम तो बना ही सकते हैं। इसके जस्ट पीछे एक लेक थी। तो ये लेक के बिल्कुल एंड पे बना हुआ था और यहाँ पर ये आपके पास पूरी की पूरी लेक थी, ठीक है। ये जो आपकी कैबिन था, इस कैबिन के चारों तरफ बहुत इस तरह से वायर फेंसिंग थी, जो आपके कटीले तार होते हैं उनकी पूरी फेंसिंग हो रखी थी ताकि इसके अंदर कोई भी ना घुस सके। उसी के साथ साथ ये जो आपका कैबिन था, इस कैबिन में हर कॉर्नर के ऊपर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे ताकि अगर कोई भी मूवमेंट होता है, कोई भी यहाँ पर आता है, बेसिकली यहाँ पे पोल्स लग के इस तरह से, तो स्ट्रेटेजिकली प्लेस सीसीटीवी कैमरास थे ताकि किसी भी तरह का मूवमेंट अगर हो तो वो आप आसानी से क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। सियारा को चीज़ समझ में आती है कि ये इसको एक फोर्ट की तरह क्यों बना दिया, मतलब बेसिकली आप किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो। तो जैसे उसने कैबिन को देखा, कि जब उसने पिछली बार देखा था वैसा कुछ भी नहीं था, ऑल्दो छोटी थी बट स्टिल उसको इतना याद था कि ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन इस बार इसको इतना ओवर प्रोटेक्टेड किया हुआ है, उसका रीज़न क्या हो सकता है। तो उसके दिमाग में वो क्यूरियोसिटी जागी कि ऐसा क्या है। वो बाहर निकली, जैसे वो बाहर निकली अंकल बार्नी ने उसको विश किया, हाय सियारा, हाउ आर यू। तो वो जस्ट हेलो का जवाब देकर बोलती है कि ये इतनी सारी फेंसेस क्यों हैं। तो जैसे ही सियारा ने पूछा, अंकल बार्नी का फेस पीला पड़ गया। उसने सियारा के डैड की तरफ देखा और पूछा, तुमने अभी तक इसको कुछ नहीं बताया। तो जैसे ही उसने बोला, उसके फादर का एक गिल्टी सा ग्लेज वापस से आया। उधर सियारा बोलती, क्या नहीं बताया। तो उसको बोलता है, यही कि तुम कितनी सुंदर हो चुकी हो। ये बात, मतलब बेसिकली उन्होंने टॉपिक को डाइवर्ट कर दिया।
लेकिन सियारा इस चीज़ को समझ गई कि वो इस चीज़ का जवाब नहीं दे रहे हैं या वो इस चीज़ का जवाब देना नहीं चाहते। वो समझ गई कि इतनी आसानी से उसको अपने सवालों का जवाब नहीं मिलने वाला है। तो उसके अंकल जो थे, अंकल बार्नी ने कहा कि चलो तुम अंदर चलो, हम ये सब बातें बाद में करेंगे। तो उन्होंने इस फेंस को हटाकर जस्ट सियारा के निकलने का स्पेस बनाया और वापस से उस फेंस को लगा दिया और ये सभी लोग अंदर चले गए। जैसे ही सबके सब लोग कैबिन में पहुंचे, वैसे ही मौसम तो हो ही रहा था, एकदम से अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। तो अंदर पहुंचते ही जो अंकल बारनी, इन्होंने कहा कि यार तुम थोड़ा चेंज वगैरह कर लो बेटा, और फिर हम लोग बैठ के यहाँ पे बात करेंगे। तो वो ऊपर चली गई कैबिन में, ऊपर जो उसका रूम था वहाँ पर, और नीचे अंकल बारनी और उसके डैड दोनों बैठकर वहाँ पे बात करने लगे। तो वो ऊपर से जब फ्रेशन अप होकर वापस से नीचे आ रही थी, तो बिल्कुल चुपचाप कदमों से नीचे, ये जानने के लिए, ये सुनने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है। तो जैसे वो नीचे आई तो वो लोग बात यही कर रहे थे, और जो अंकल बारनी थे उसके डैड से बोल रहे थे कि तुमने अभी तक उसको कुछ भी नहीं बताया क्या, तुमको ये सब बता देना चाहिए था। उसने बोला कि नहीं, अभी कुछ नहीं, सब टाइम आने पर हम उसको बताएंगे। तो ऐसी उनके बीच बातें चल रही थी। तो उन्होंने एनी हाउ सियारा के आने की जो उसका आना था उसको सेंस कर लिया, और अचानक से दोनों चुप हो गए। और वो बाहर निकली और बोली कि प्लीज़ मुझे बता दो, आप लोग क्या बातें कर रहे हो, ये सारा वायरिंग फेंसिंग क्या, आप लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, कुछ नहीं है बेटा, और टाइम आने पर हम तुमको सब कुछ बता देंगे, अभी तुम इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। तो सियारा ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो दोनों ने डिसाइड किया था कि वो सियारा को कुछ भी नहीं बताएंगे। ये जो भी चल रहा था सियारा को ठीक नहीं लग रहा था, कुछ ना कुछ ऐसा था जो ये लोग छुपा रहे थे, और जो भी कुछ था वो सही नहीं था। अंकल बारनी बार बार कोशिश कर रहे थे बताने की, लेकिन हर बार सियारा के डैड उनको एक लुक देकर उनको रोक देते थे। तो वो उनको बेसिकली ये बताने नहीं देना चाह रहे थे जो एक्चुअल चीज़ थी। खैर, सियारा देख रही थी कि दोनों बिल्कुल स्टोन फेस थे, उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि ना कोई एक्सप्रेशन आने देंगे, बट दोनों के दोनों, इवन अंकल बारनी भी बहुत ज़्यादा टेंस थे। लेकिन सियारा ये जान नहीं पा रही थी कि आखिर क्या चल रहा है। वो लोग बैठे ही थे हॉल के अंदर, जो नीचे वाला हॉल था, तभी बारिश हो रही है बाहर बहुत तेज। तभी दोनों उठते हैं, दोनों ने आंखों आंखों में कुछ बात की और उठते हैं, रूम में जाते हैं और बैग्स लेकर आते हैं। उन बैग्स के अंदर से उन्होंने शीट्स निकालना शुरू की, जो वाइट कलर की शीट्स होती है, बेसिकली चादर, चादर आप बोल सकते हैं हिंदी में, जिनके ऊपर उर्दू के अंदर कुछ लिखा हुआ था। अब सियारा को उर्दू तो आती नहीं थी, लेकिन उसको साफ साफ दिख रहा था कि वो शीट्स जो है प्योरली वाइट नहीं है, ठीक है, उनके ऊपर ब्लैक कलर से क्या लिखा हुआ है, अरेबिक यानी उर्दू के अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई है। और वो उन शीट्स को बाहर लेकर जा रहे हैं भरी बारिश के अंदर। और जो फेंसिंग थी, ये जो फेंसिंग थी, इन फेंसिंग के ऊपर वो उन शीट्स को क्या कर रहे हैं, इस तरह से लटका रहे हैं। तो इस तरह से जो मेन एंट्रेंस थी वहाँ पर उन्होंने सारी शीट्स इस तरह से बिछा दी है, ठीक है, बहुत सारी शीट्स थी, और उसको चारों तरफ से इस तरह से कवर करना शुरू कर दिया इन शीट्स के साथ, ठीक है। तो हर तरफ उन्होंने इस तरह से शीट्स बिछाई, पूरी बारिश में भीगते हुए कीचड़ के अंदर जा रहे हैं और वो बिछा रहे हैं। तो उसने बोला कि आप लोग ये क्या कर रहे हो, आप लोग इतनी बारिश में क्यों भीग रहे हो। उन्होंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस एक ही जवाब दिया, टाइम आने पे तुमको सब पता लग जाएगा। तो समझ में नहीं आया क्या चल रहा है। फिर वो लोग अंदर गए, वही भीगे हुए, पूरे भीगे हुए अंदर गए, और एक लकड़ी का बड़ा सा तना, स्टॉम्प जो है वो लेकर आए, और उस स्टॉम्प के ऊपर भी क्या था कि अरेबिक ही लिखी हुई थी, ठीक है, मतलब वही उर्दू के अंदर कुछ लिखा हुआ था जैसा शीट्स के ऊपर लिखा हुआ था। और उसको लाकर स्टॉम्प को उन्होंने यहाँ पे मेन एंट्रेंस के ऊपर लाके रख दिया, उस वाइड फेंस के ऊपर। और अब इसके बाद दोनों अंदर आए और बिना कुछ सियारा से बोले चुपचाप अपने रूम में गए, कपड़े चेंज किए, और वापस आकर बोलते चलो अब लंच करते हैं। वो लोग ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कुछ भी नहीं किया हो। सियारा ने फिर से उन्हें कोशिश की, डैड क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे बता दो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लोग ये सब क्या कर रहे हो। मतलब ना हम लोग रिलीजियस हैं, ठीक है, सर्टनली हम लोग मुस्लिम तो है ही नहीं, तो चल क्या रहा है ये आप अरेबिक, ये जो उर्दू लिखी हुई शीट्स के ऊपर, इन सब का मतलब क्या है। तो उसके डैड ने बोला बेटा तुम खाना खाओ, एंड जब टाइम आएगा तुमको सब कुछ बता दिया जाएगा। दोनों के दोनों आंखों ही आंखों में आप एक दूसरे से बात कर रहे थे, बट कुछ भी सियारा को नहीं बता रहे थे। खैर बेचारी क्या कर सकती थी, उसको लगा कि इस तरीके से ये लोग कुछ नहीं बताएंगे, मुझे ही कुछ सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो उन्होंने उसके साथ लंच किया। जैसे उनका लंच करते टाइम लंच खत्म हुआ, तब तक बारिश भी बंद हो चुकी थी, और है ना, मतलब डे तो क्लाउडी था पर बारिश बंद हो गई थी। तो जैसे ही बारिश बंद हुई, उसके फादर और अंकल बोलते चलो शूटिंग प्रैक्टिस पे चलते हैं। तो उसके जो अंकल थे, अंकल बारनी, वो अंदर से जाके बड़े बड़े 3-4 बैग निकल गए। उन बैग्स के अंदर हर तरह की गन्स, राइफल, पिस्टल, है ना, शॉर्ट गन्स, और हर तरह की गन्स थी, लाइक वो किसी वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। और उन्होंने एक बैरल दिया पूरा बुलेट्स का, और सब लोगों ने एक एक बैरल लिया, और बेसिकली सीआरओ को भी उन्होंने एक बैरल दिया,
और बोला कि चलो शूटिंग प्रैक्टिस पे चलते हैं। तो उसके डैड हमेशा से उसको ये शूटिंग की प्रैक्टिस करवाते थे। और बेसिकली अब सियारा को कुछ पता चल नहीं रहा था, तो उसके सामने टारगेट्स रखे गए थे एम्प्टी बियर कैंस के। तो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन सियारा ने उन कैंस के ऊपर निकाला और एक एक करके जितने भी टारगेट्स थे सभी टारगेट्स को उड़ा दिया। इससे पहले भी सियारा ने बहुत शूटिंग प्रैक्टिस की थी, लेकिन इस बार वो सेंस कर पा रही थी कि ये शूटिंग प्रैक्टिस जो है, ये बाकी प्रैक्टिस थोड़ी अलग है, ये थोड़ी रियल है, और ये ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ के लिए वो उसको प्रिपेयर कर रहे हो। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। अगेन अंकल बारनी उसको बार बार उसके पास आकर उसको बताने की कोशिश करने की, मतलब जो है ना, जो इंडिकेशन देने की, लेकिन हर बार सियारा के डैड उनको उनकी आंखों से रोक देते। दोनों के अंदर इशारों इशारों बात चलती थी, लाइक ऐसे कि कुछ बोला भी और कुछ समझ में भी नहीं आया। खैर, सियारा चीज़ों को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी शूटिंग प्रैक्टिस जैसे हो रही, उसने सारे टारगेट्स को हिट किया। उसके बाद उसके फादर ने उसको एक कॉइन, है ना, मेडेलियन जिसे बोलते हैं, तो एक लॉकेट बेसिकली मेडेलियन उसको दिया। उसको बेसिकली क्या करने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया हूँ, एक वर्ड होता है। तो बेसिकली उसको मोटिवेट करने के लिए आप बोल सकते हो, उन्होंने एक कॉइन दिया। कॉइन था, मेडेलियन था, उसके ऊपर भी वही उर्दू के अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, और उसको पहनाया और उसको बोला कि बेटा तुम इसे हमेशा अपने पास रखना, ठीक है, और ये तुम्हें दुनिया की सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करेगा। खैर, सियारा ने उसको एक्सेप्ट किया और उसको अपने पास रख लिया। अगेन ये मेडेलियन देख के फिर से उसके दिमाग में कई क्वेश्चंस घूमे, बट उसको पता था कि उसको उसके सवालों का जवाब नहीं मिलने वाला है, सो उसने वेट करना ही ठीक समझा। इसके बाद वो लोग वापस से अपने रूम में आते हैं, मतलब अपने कैबिन में आते हैं, और फ्रेश होकर सभी लोग एक साथ आकर बैठते हैं। तो उन लोगों ने डिनर किया, और डिनर करने के बाद सियारा के डैड सियारा के पास में और बोले, सियारा हनी, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, और तुम्हारी माँ भी तुमसे कितना प्यार करती थी। मैं जो तुमको बताने जा रहा हूँ उसको सुनने के बाद ये ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो, इस दुनिया में हम तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो सियारा को समझ में नहीं आया कि क्या बात है। तो बोलती है, डैड बात क्या है? तो बोलती है, सियारा तुम जानती हो तुम्हारी मदर जो थी वो बचपन में अनाथ हो गई थी, और वो बेसिकली एक ऑर्फनेज के अंदर ही बड़ी हुई है, और वो ऐसी ऐसी चीज़ों से गुजरी है जिससे शायद ही किसी इंसान को गुजरना चाहिए, ठीक। लेकिन उस ऑर्फनेज में बड़े होते होते जब वो अपनी अर्ली 20s के अंदर थी, तो उसको कोकेन एडिक्शन हो गया था, और वो बहुत ज़्यादा कोकेन कंज्यूम करने लग गई थी। सियारा बोलती, हाँ मतलब मैं जानती हूँ। और फिर थोड़े टाइम के, कुछ सालों के बाद, उसने पीस बाय पीस अपने आप को वापस से जोड़ना शुरू किया, और उस नर्क से बाहर निकल के आई, और मुझसे मिली, और हम लोगों ने अपनी लाइफ एक साथ स्टार्ट की। तो बोलती, हाँ डैडी, ये सब तो मैं जानती हूँ। तो बोलती, हाँ, उसके डैड बोलते हैं कि हाँ, लेकिन इस स्टोरी का एक पार्ट मिसिंग है। तो बोलती, क्या? तुम्हारी मदर, चाहे उसने कितना भी तुमसे कहा हो, उसने अपने हार्ड वर्क से अपना एडिक्शन नहीं छोड़ा था, अपनी लाइफ को चेंज नहीं किया था। उसका कोकेन एडिक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी लाइफ को एंड कर लेगी और ख़त्म कर देगी सब कुछ, और उसी के लिए वो ड्राइव करके नियरेस्ट ब्रिज के ऊपर पहुंची, और जस्ट अबाउट वो ब्रिज से जंप करना थी, वो रेलिंग को पकड़े खड़ी हुई थी बस जंप करने के लिए, तभी अचानक से पता नहीं कहाँ से एक आदमी उसकी तरफ आया, बिल्कुल स्ट्रेंजर। उसने उसकी तरफ देखा, ये कोई नॉर्मल इंसान सा नहीं था, इस आदमी के बारे में कुछ अलग ही था, कि दूसरी दुनिया से है, बड़े हिप्नोटिक सा था। वो कुछ बोलता उससे पहले ही वो वापस से रेलिंग से हटी, पीछे आई, और उसने उस आदमी के सामने अपनी सारी हिस्ट्री, मतलब क्यों, क्या उसने किया, क्यों वो अपनी लाइफ को एंड करना चाहती है, क्यों वो जीना नहीं चाहती, सब कुछ उसके सामने खोल के रख दिया। उस आदमी ने उसको ऑफर किया कि मैं तुम्हारी लाइफ की हर प्रॉब्लम को फिक्स कर दूंगा, जो खुशियाँ तुम्हें चाहिए, जो लाइफ तुम्हें चाहिए, वो सब तुमको मिल जाएगी, बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ना है और मेरा हाथ पकड़ना है। नहीं नहीं, ये हाथ वैसा नहीं था कि शादी करने के लिए पकड़ना है, इट वॉज जस्ट कि आपको उसके हाथ पे जैसे प्रॉमिस करते हैं ना, ऐसे बस हाथ रखना है, बिना सोचे समझे, क्योंकि वो अपनी लाइफ से इतनी परेशान थी, वो आगे बढ़ी, उसने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। और उसके बाद जैसे लोग कहते हैं ना, सब हिस्ट्री है, जैसे उसने बोला, तभी अंकल बार्नी ने सियारा के कंधे पे हाथ रखा और बोला, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, एक कैच है। तो बोलती, कैच? कैसा कैच? उसके बाद वो बोले कि बेटा, एक्चुअली अब जो तुम सुनने वाली हो, तुम्हें ऐसा लग सकता है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, इट इज़ अनबिलीवेबल। मैंने भी जब पहली बार सुना था तो मैंने भी यही सोचा था, जब तक मैंने इस प्रूफ को अपनी आंखों से देख नहीं लिया। तो बोलते, आप कह क्या रहे हो डैड? हाँ, उस आदमी ने तुम्हारी मदर की लाइफ को बिल्कुल ठीक कर दिया, उसकी सारे एडिक्शन छूट गए, उसकी लाइफ में खुशियाँ भर गई,
लेकिन एक प्रॉमिस, उसने एक प्रॉमिस ली, एक चीज मांगी तुम्हारी मदर से। तो बोलती है क्या? उसका पहला बच्चा जो कि वो उसके 13th बर्थडे के ऊपर कलेक्ट करने आएगा। इतना सुनते ही बोलती, डैडी ये क्या मजाक है, आप ऐसा मजाक मेरे साथ कैसे कर सकते हो? तो बोलती कि नहीं बेटा, मैं कभी ऐसी चीज़ के बारे में तुमसे मजाक क्यों करूंगा, मैंने तुमसे कहा था तुम्हें इस पर विश्वास नहीं होगा, मुझे भी नहीं हुआ था जब तक मैंने अपनी आंखों से उस इंसान को खुद नहीं देख लिया है। तुम्हारी मदर ने तुम्हारे पैदा होने से पहले ही अ, उस जो आदमी था उसके साथ बेसिकली ये प्रॉमिस कर लिया था। उस टाइम पर वो जिस स्टेज के अंदर थी बिल्कुल होपलेस, उसको इसने इसको भी सोचा ही नहीं था कि वो मतलब उसके लिए ये चीज़ मायने ही नहीं रखती थी उस टाइम पर। लेकिन जब तुम बड़ी हुई, तुम साथ में रहे, तुमसे इतना प्यार करती थी, वो इतना प्यार करती थी कि उसने उस आदमी से फाइट करने की ठान ली और फाइट करते करते वो हार गई। सियारा, तुम्हारी मदर की डेथ एक्सीडेंट में नहीं हुई थी। तुम्हारी मदर तुमसे इतना प्यार करती थी कि वो तुम्हें छोड़ नहीं पाए, और इसके लिए वो उस आदमी के प्रॉमिस के अगेंस्ट हो गई, और वो उस आदमी को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और इसलिए उसने, उस मॉन्स्टर ने तुम्हारी माँ को मार दिया। सियारा का दिमाग घूम गया, मतलब ये सब कैसे हो सकता है, मतलब मुझे आज तक मतलब अंधेरे में रखा गया। मुझे तो यही पता था कि मेरी मदर की डेथ कार एक्सीडेंट के अंदर हुई है, और क्या मेरी मदर एक ऐसी लेडी थी जिसने बिना सोचे समझे मेरा सौदा कर दिया, मतलब मेरे पैदा होने से पहले ही मेरी रेस्टेंट डिसाइड थी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यार दिमाग घूमने लगे, वो मैनिपुलेट करने लगी। एक बार उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट आई, फिर एक बार थॉट आई कि मेरी मतलब मेरी मदर उस टाइम पे बहुत हॉपलेस थी, बाहर निकलना था उनको इन चीज़ों से, इसलिए शायद उन्होंने कदम उठाया। और उसके बाद वो मुझसे इतना प्यार करती थी कि वो मेरे लिए उस मॉन्स्टर से भी लड़ गई। लेकिन अब सियारा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके उसके सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे थे। क्यों 13th बर्थडे तक उसके जो जैसे उसका बर्थडे पास आ रहा था, क्यों उसके फादर इतने टेंस थे, क्यों वो हर दिन सोचते रहते थे, क्यों वो लोग कैबिन पर आए, क्यों इस कैबिन के बाहर ये फेंसिंग है, क्यों वहाँ पर वो अरेबिक वर्ड्स हैं, वो कैमरास लगे हुए हैं, हर एक चीज़ के सामने डिटेल्स कनेक्ट होना शुरू हो गई थी। वो चीज़ों को डॉट बाय डॉट कनेक्ट कर रही थी, और साथ साथ उसके अपने दिमाग के अंदर, अपने दिल के अंदर गिल्ट सा भरा हुआ था कि उसकी डेस्टिनी से तो पहले से डिसाइडेड है कि उसको 13th बर्थडे पर कोई एक मॉन्स्टर आएगा और उसे उठा के अपने साथ ले जाएगा। उसकी मॉम ने उस मॉन्स्टर से फाइट करने की कोशिश की, और अब वो उसको हरा नहीं पाई, और अब ये उसका फेट है कि वो उस मॉन्स्टर से फाइट करेगी। उसमें इतनी हिम्मत ही कहाँ है कि वो उस मॉन्स्टर को हरा पाए? ऐसे बहुत सारे सवाल सियारा के मन में घूम रहे थे, इसका जवाब उसे ढूंढना था। वो चुपचाप वहाँ से उठी और ऊपर जाके अपने कैबिन में चली गई। उसके डैड और अंकल बार्नी ने उसको अपना स्पेस दिया, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो उसको प्रोसेस करनी थी एक साथ। उसके बाद इतनी खतरनाक और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि वो उनको एक साथ प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। वो गई, सोने की उसने कोशिश की, पर घंटों 2-3 घंटे तक वो बस लेटी रही, और उसके दिमाग में चीज़ें चलती रही। उसकी जो विंडो थी उससे बाहर का जो पोर्च था, जो पूरा जंगल के बाहर का उनका आंगन था, वो साफ दिख रहा था। मूनलाइट लेक के ऊपर गिर रही थी, उसकी भीनी भीनी रोशनी उसके कैबिन के अंदर भी आ रही थी, और वो बार बार लगातार बस बाहर देख रही थी, और देखती कि अभी कोई एक क्रिएचर आएगा, एक मॉन्स्टर आएगा, और वो उसको उठा के, अपनी इमेजिनेशन के अंदर वो थी, उसको अलग अलग सी आवाज़ें सुनाई आ रही थी, उसको ऐसा लग रहा था कि अभी विंडो से कोई मॉन्स्टर आएगा, उसको उठा के ले जाएगा, और यही सारी कैलकुलेशन चल रही थी। तभी अचानक से मतलब बेसिकली उसका जो ध्यान टूटा वो उसके फादर की आवाज़ से टूटा, जो उसको गुड नाइट बोल के चुपचाप चले गए, और धीरे धीरे उनके स्टेप्स की दूर जाती आवाज़ को सुनाई आई। सोने की बहुत कोशिश कर रही थी सियारा, बट उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी दुनिया में खोई हुई थी और डेटा को प्रोसेस कर रही थी। तभी उसका ध्यान जो है एक आवाज़ से टूटा, थम, जैसे कोई उसके गेट, जो मेन जो कैबिन का जो मेन गेट है, उस गेट के ऊपर कोई नॉक कर रहा हो। उसे लगा कि शायद उसका दिमाग चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन थम, फिर से उसको गेट की आवाज़ आई। उसे समझ में नहीं आ रहा था, जैसे वो कुछ और सोचती, दोबारा से उसे गेट बजने की आवाज़ आई, और फिर किसी औरत के दर्द में हल्के से चिल्लाने की आवाज़ आई। वो समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है, उसे डर भी लग रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि कोई बाहर है जिसको उसकी हेल्प की ज़रूरत है। वो बेड से बाहर निकलती है, उसका जो मेडेलियन था उसको हाथ से पकड़ती है, और अपने रूम से बाहर आती है। जैसे ही वो रूम से बाहर आती है, तो ऐसे आप देखेंगे जो कैबिन था ऊपर, उसमें ऐसे स्टेयर्स थी, और स्टेयर्स में ऐसे 3 रूम थे, एक सियारा का, एक उसके फादर का, और एक उसके अंकल का। तो जैसे ही बाहर आती है, वो देखती है कि पूरे नीचे की सारी लाइट्स ऑफ हैं, सिर्फ जो मून लाइट है वो अंदर आ रही है, और उससे भीनी भीनी सी रोशनी वहाँ पर हो रखी है। जैसे अपने रूम से बाहर आई, उसको वो थम थम जो गेट नॉक की आवाज़ थी वो और क्लियर सुनाई, धप धप धप।
प्लीज़ हेल्प मी। अब की और उसे एक औरत की आवाज़ आई जो कि दर्द में कराह रही थी, प्लीज़ हेल्प मी। मैंने देखा कि लाइट्स ऑन है, प्लीज़ हेल्प मी। मैं बहुत मतलब परेशानी मतलब बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो उसको आवाज़ बहुत क्लियरली सुनाई आ रही थी, उसको दिख रहा था, लग रहा था कि बाहर कोई एक औरत है जो कि मुसीबत के अंदर है और वो बोल रही है प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। सियारा भाग के अपने डैड के रूम पे गई और ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगी, डैड उठो बाहर कोई है। और अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और उधर से गेट पे से धप धप धप, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे ये चीज़ मार डालेगी, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। और इधर से सियारा अपने डैड का गेट बजा रही, डैड उठो, डैड उठो। इधर जाके फिर अंकल, अंकल बाढ़ प्लीज़ वेकअप, बाहर कोई है। और उधर से लगातार धप धप धप, प्लीज़ मुझे बचा लो, ये चीज़ मुझे मार डालेगी, प्लीज़ मुझे बचा लो। और उस औरत की जो आवाज़ थी उसमें और ज़्यादा दर्द आता जा रहा था। सियारा को समझ में नहीं आता वो क्या करे। उसको ये पता था कि कोई बाहर है जिसको उसकी मदद की ज़रूरत है, शायद इसको वो मॉन्स्टर मार देगा जो सियारा की वजह से बाहर है, और सियारा की वजह से कोई इनोसेंट जो है वो मारा जाएगा। लेकिन वो डैड और बार्नी, अंकल बार्नी दोनों को जगाने की कोशिश कर रहे थे, दोनों ही नहीं जाग रहे थे। सियारा को डिसाइड करना था कि उसको उसकी हेल्प करनी है या फिर नहीं। और जब तक सियारा सोचे थे, लगातार उसको उस औरत की आदत थी, प्लीज़ मुझे बचा लो, ये चीज़ मुझे मार डालेगी, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, देखो ये मेरे पास में आ रही है, मुझे मार डालेगी। और धीरे धीरे उसकी वॉइस के अंदर और दर्द बढ़ता जा रहा था, और वो है ना चिल्लाने वाली आवाज़ जो होती है, धीरे धीरे जो कराहना होता है वो। और उधर से सियारा को साथ ही साथ किसी के ना जो मॉन्स्टर था उसको ग्राउल करने की आवाज़ आ रही है, अजीब अजीब सी आवाज़ सुनाई आ रही है। वो सोच ही नहीं पा रही कि उसको क्या करना है। फाइनली वो डिसाइड करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस औरत की हेल्प करनी होगी। तो वो सीढ़ियों से उतरती है, ध्यान रखते हुए कि खुद ना गिर जाए। और जाके जैसे वो हॉल की लाइट ऑन करती है तो उसको दिखता है कि जो डोर का नॉब था मेन गेट का वो बार बार, प्लीज़ ओपन द गेट, मुझे बचा लो, गेट खोलो, गेट खोलो। और सियारा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो डर भी लग रहा है, लेकिन उसके मन में एक वो विलिंगनेस जो होती है किसी को बचाने की, वो भी उसके अंदर थी। तो सियारा पहुंचती है, गेट का नॉब पकड़ती है, और जैसे ही वो नॉब को घुमाकर खोलने लगती है उसको पीछे आवाज़ आई, सियारा स्टॉप। तो दिल दहला में एकदम से डर जाती है, वो देखती है पीछे, तो उसके डैड जो है वो स्टेयर्स के ऊपर खड़े हुए हैं और उनके हाथ में एक शॉटगन है। और वो चिल्ला रहे, बाहर नहीं उठो। तो सियारा को समझता, सियारा बोलती है डैड कोई बाहर है, उसको हमारी हेल्प की जरूरत है। सियारा गेट मत खोलना, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, यहाँ से दूर हट जाओ। तो बोलते हैं, और इधर से उसके आवाज़ आ रही, प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे चलो चीज़ मुझे मार डालेगी। और जो अब की बार तो चिल्लाना शुरू हो गया, हाँ बचाओ बचाओ बचाओ। इधर से सियारा अपने डैड से बात करी, डैड सियारा बेटा गेट मत खोलना, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुम नहीं समझ पाओगी क्या चल रहा है। तो बोलती कि डैड बाहर कोई है जिसको वो मॉन्स्टर मार देगा, हमें उसको बचाना होगा। और वहाँ से वो बोल रहे हैं कि नहीं बेटा तुम बिल्कुल वहाँ से दूर हट जाओ, बारनी उठो उठो। बारनी को आवाज़ लगा रहे, बारनी उठ के नहीं आ रहा है। तो बोलता है बारनी उठ, क्या कर रहा है तू। तो एकदम से बारनी उठ के आता है, उसके हाथ में भी एक राइफल है। और दोनों, सियारा वहाँ से हट जाओ, दोनों फटाफट से उतरते हुए नीचे आते हैं। और नीचे आके जो बारनी होता है वो उधर जो विंडो होती है, विंडो का पर्दा हटा के से बाहर देखता है और उसके डैड की तरफ इशारा करता है। सो उसके डैड सियारा से बोलते हैं, सियारा वहाँ से हट जाओ सामने से। और एक झटके से वो पूरा गेट खोलते हैं। जैसे वो गेट खोलते हैं, बाहर कोई भी नहीं है। सियारा देखकर अमेज रह जाती है कि बाहर कोई भी नहीं है, लेकिन अभी भी वो आवाज़ें उसको सुनाई आ रही, वो आवाज़ें सभी को सुनाई आ रही वहाँ पे। और जैसे ही गेट खुलता है, सियारा देखती कि बिल्कुल हवा नहीं थी, लेकिन वो जो वाइट शीट्स थी जो फेंस के ऊपर लगी थी वो अचानक से ऐसे लहराती हैं और फिर एकदम से स्टिल हो जाती है, और वो आवाज़ भी बिल्कुल एकदम से गायब हो जाती है। सियारा वो शॉक्ड, ये सब क्या था। तो बोलते, वो भागते आते, सियारा तुम ठीक हो। तो बोलती हाँ डैड मैं ठीक हूँ, लेकिन ये सब क्या था। बोला सियारा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुमको बाहर नहीं जाना है। ये चीज़ जो है बहुत खतरनाक है, बहुत पावरफुल हेलुसिनेशंस क्रिएट करती है। और बेटा गलती से भी तुम ऐसे तुम गेट मत खोलना, तुमको हमें जगाना चाहिए था। बोलती कि डैड मैंने आपको जगाने की बहुत कोशिश की, आप लोग उठे ही नहीं। तो बोलते हैं बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे गेट तो वाइड ओपन थे, हमारे गेट तो बिल्कुल खुले हुए थे, गेट बंद ही नहीं थे, तुम नॉक कैसे कर रही हो। तो बोलती है आप क्या बात कर रहे हो, मैं तो आपका गेट कब से नॉक कर रही हूँ। तो बोलता है कि ये जो चीज़ है ये बहुत पावरफुल हेलुसिनेशंस क्रिएट करता है, और ये तुमको ट्रिक कर रहा था इस चीज़ में कि तुम हमारी हेल्प मांग रही थी और हम तुम्हारी हेल्प करने नहीं आए ताकि तुम अकेली इस घर से बाहर चले जाओ। बेटा तुम्हारा तलिस्मान ना, उसको जो था वो जो लॉकेट था उसको तलिस्मान बोलते थे, क्या तुम्हारा तलिस्मान तुम्हारे पास है। तो उसने अपना तलिस्मान दिखाया, हाँ ये मेरे पास है। बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस घर की सेफ्टी को छोड़ के बाहर नहीं जाओगी। ये चीज़ तुमको इस चीज़ में ट्रिक, ये जो चीज़ है ये तुमको ट्रिक कर रही थी कि तुम इस घर से बाहर निकल के चली जाओ और ये तुम्हें अपने साथ ले जाए। ये इस घर के अंदर एंटर नहीं कर सकती है, क्योंकि हमने चारों तरफ ऐसा सुरक्षा चक्र बना रखा है कि ये अपने आप अंदर नहीं आ सकती, ये तुमको बाहर ल्यूर आउट करेगी। और ये ध्यान रखना,
अब आगे जो भी देखने वाली हो वो एक मेयर हेलुसिनेशन हो सकता है ना। वो मूवी देखे ना आपने, अगले 3 दिन तक तुम जो भी देखोगे सब भ्रम है तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही कि अब तुम जो भी यहाँ पे देखोगे वो कुछ भी हेलुसिनेट हो सकता है। ये चीज़ तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा मतलब डेडली चीज़ें दिखा सकती है। ऐसा भी दिखा सकती है कि हम दोनों मर रहे हैं या हमारे ऊपर कुछ हो रहा है, लेकिन तुम्हें उसके ऊपर विश्वास नहीं करना है। तुम्हें इस घर की सेफ्टी से बाहर नहीं निकलना है। तुम्हारी सेफ्टी तुम्हारे लिए सबसे पहले है। शेरा ने अपने बोला ठीक है डैड, मैं इसका ध्यान रखूंगी। और उधर से अंकल बारनी गुस्साते हुए उससे बोले तुम्हें इसको पहले सब कुछ बता देना चाहिए था। तो शेयर के डैड बोलते कि मैं बस इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, मैं नहीं चाहता था कि, मुझे लगता था कि मैं इसे प्रोटेक्ट कर लूँगा और इसको उस मॉन्स्टर को फेस नहीं करना पड़ेगा। बोलते हाँ, और तुम्हारी ये सोच देखो हमें यहाँ पे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। आज वो इसको जस्ट ले ही जाता अपने साथ अगर हम लोग सही टाइम पर उठ कर नहीं आते। तो उसके फादर बोलते हैं हाँ मुझसे गलती हो गई, बट सियारा आज से आगे तुम ध्यान रखना, कभी भी इस मेडेलियन को, अपने इस तलिस्मान को अपने गले से मत उतारना। और अगेन मैं तुमसे कह रहा हूँ जो भी कुछ हो रहा है बहुत सोच समझकर फैसला लेना कुछ भी करने से पहले। तभी बार्नी उसके फादर से बोलता है चलो, वो अपना लैपटॉप लेकर आता जाकर देखता है, चलो देखते हैं लियम ने जो कहा था वो सही है या फिर नहीं। तो लियम लियम कौन? ये अंकल बार्नी का फ्रेंड है जो हमें इन सब चीज़ों के अंदर हेल्प कर रहा है। फिर सियारा के डैड ने सियारा का हाथ पकड़ा और चेयर के ऊपर बैठते बोले कि सियारा मुझसे प्रॉमिस करो कि अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट है कि कुछ गलत चल रहा है तो तुम चुपचाप बेसमेंट में जाओगे और अपने आप को वहाँ पे लॉक कर लोगी। इवन इफ़ तुम्हें लगता है कि मैं और अंकल बार्नी डेंजर में हैं तो भी तुम अपने आप को वहाँ पे सेफ रखोगे, तुम वहाँ से बाहर नहीं आओगी। तो बोलती ओके, और ये नॉन नेगोशिएबल है, मतलब इसमें कोई वो नहीं होनी चाहिए तुम्हें। मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो बोलती ठीक है डैड मैं ध्यान रखूंगी। तो बोलते हैं गुड, और कल तुमको अंकल बार्नी बोट चलाना सिखाएंगे। अगर कुछ भी गलत होता है तो तुम वो बोट लेकर लेक के उस एंड पर, ठीक है, मेरे फ्रेंड है उनके घर पे चले जाओगी और तब तक वहाँ रहोगी जब तक आंटी लिली तुमको लेने वहाँ पर नहीं आती, तो जो बार्नी की वाइफ थी। तो उसने बोला कुछ वर्ष होता है, मतलब उसने दिमाग में सोचा कि वर्ष का मतलब क्या है, मतलब उसके फादर और वो अगर उस चीज़ से लड़ते हुए मर जाएं तो उसको बोट लेकर वहाँ से भाग जाना है और लेक के उस एंड पर उस घर के अंदर जाना है। कह रहे इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या लेक के उधर वो इसका फॉलो, इस वो जो चीज़ है वो इसको फॉलो करेगी या फिर नहीं, उन्हें नहीं पता था। बट इसी कन्वर्सेशन के दौरान बार्नी ने बोला देखो, तो उसने बेसिकली वो जो सीसीटीवी कैमराज लगे हुए थे उससे उस फुटेज फटाफट से निकाल ली जो अभी थोड़ी देर पहले इंसिडेंट हुआ उसकी। तो उस फुटेज में वही आपको दिखता है कि वो सिल्वर सी स्क्रीन चल रही है क्योंकि अंधेरा होता है बाहर, तो सीसीटीवी कैमरा जो होता है वो ब्लैक एंड वाइट उसमें दिखता है। तो उससे हाफ एन आवर पहले की मैं सुनी पूरे हाफ एन आवर के लिए उन्होंने चलाई तो देखा कि कुछ भी नहीं था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। और जैसा कि सियारा को उस औरत की आवाज़ आ रही थी दर्द में चिल्लाने की, ऐसी कोई औरत उसको दिखाई नहीं दी। ठीक, बिल्कुल सब कुछ शांत था, कुछ भी नहीं था वहाँ पर जो अभी थोड़ी देर पहले सियारा देख रही थी। फुटेज देखने के बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा और बोलते हैं आई थिंक लियम सही कह रहा था। तो सियारा के फादर बोलते हैं हाँ, लग तो ये रहा है लियम सही कह रहा था, हम शायद एक जिन से ही डील कर रहे हैं। तो ये जो मॉन्स्टर था, क्या ये एक जिन था या कुछ और था, ये सब आपको जानने को मिलेगा इस स्टोरी के अगले पार्ट के अंदर। ये जो मॉन्स्टर था जो सियारा को लेकर जाना था, आखिर इसकी असलियत क्या है, क्यों ये सियारा को लेकर जाना चाहता है, क्या ये सियारा को ले जाने में कामयाब होगा, कैसे अंकल बार्नी और उसके फादर सियारा को उस मॉन्स्टर के हाथों में जाने से रोकेंगे, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस स्टोरी के अगले पार्ट में। तो मिलता है नेक्स्ट पार्ट, तब तक के लिए अगर आपको लगता है कि आप इस स्टोरी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने व्यूज़ बताएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और मैं बताता हूं आपको कि आगे क्या हुआ।